नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 52,699 पदों पर। इस भर्ती को लेकर के आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन आप सभी को वीडियो कंप्लीट सुनना है और इसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि जितने भी तरह के आपके सवाल हो सकते हैं, पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस भर्ती से संबंधित आपको देने वाले हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको सही जानकारी देते रहें। तो किन किन चीज़ों को लेकर के बात करेंगे इस भर्ती से संबंधित, जैसे आपका फॉर्म आवेदन कब से होगा, सिलेबस, एग्ज़ाम डेट, एज लिमिट, आयु सीमा की गणना कब से की जाएगी, फिजिकल क्या है, इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है, हाइट, चेस्ट, वजन। इसके अलावा एग्ज़ाम मोड हो गया आपका, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, मेडिकल या फिर चरित्र सत्यापन कब होता है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कितने गुना अभ्यर्थी डीबी के लिए बुलाए जाते हैं या फिर दौड़ के लिए बुलाए जाते हैं। इसी तरह से आरक्षण में, क्षैतिज आरक्षण में किनको कितना प्रतिशत मिलता है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण में किनको कितना प्रतिशत मिलता है, आयु सीमा में किनको कितनी छूट मिलती है, अर्हता में क्या होना चाहिए, कितने प्रतिशत 12वीं में होने चाहिए, सैलरी, सिलेबस आदि सभी बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। 2018 में 2 भर्तियों के लिए आवेदन लिए गए थे। यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती के 2 भर्तियों के लिए आवेदन लिए गए थे, जिसमें पहली भर्ती थी 41,520 पदों पर और इस भर्ती के लिए आवेदन लिया गया था 22 जनवरी 2018 से 22 फरवरी 2018 तक। इसके बाद एक दूसरी भर्ती आती है, 2018 में ही आवेदन लिया गया 49,568 पदों पर और इस भर्ती के लिए आवेदन लिया गया था 19 नवंबर 2018 से 8 दिसंबर 2018 तक और इन दोनों ही भर्तियों में आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2018 से देखी गई थी। 1/7/2018 से आयु सीमा की गणना की गई थी, यानी एक नोटिफिकेशन आया जिसके लिए आवेदन नवंबर दिसंबर में लिया गया, उसके लिए भी आयु सीमा की गणना जुलाई से की गई और एक भर्ती का नोटिफिकेशन जिसके लिए आवेदन जनवरी फरवरी में लिया गया था, उसके लिए भी, उस भर्ती में भी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा की गणना 1 जुलाई 2018 से की गई। अब इसमें देखिए नुकसान किनका होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बाद में नोटिफिकेशन आया, आपने पहले से आयु सीमा की गणना कर ली, तो इसमें जो अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे होते हैं उनको फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए फॉर्म पहले आपने भरवाया और आयु सीमा की गणना बाद तक करते हैं, उससे क्या होता है, नए अभ्यर्थियों को मौका ज़्यादा मिलता है और जो ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी 2023 वाली जो भर्ती का विज्ञापन नोटिफिकेशन आना है 15 जुलाई को और 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा और मान लीजिए इसमें अगर आयु सीमा की गणना 1 जनवरी से की गई, तो जो अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे होंगे उनको 4-5-5-6 महीने का उनको और मौका मिल जाएगा, यानी वे भी फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर 1 जुलाई ही रखा गया आयु सीमा की गणना के लिए इस भर्ती के नोटिफिकेशन में भी, तो कहीं ना कहीं 1 जुलाई 2023 तक आपकी आयु देखी जाएगी। इसके पहले दोनों भर्तियों में आयु सीमा की गणना 1 जुलाई से की गई है, तो उम्मीद तो यही कि इस भर्ती में भी वही आयु सीमा की गणना का आधार रखा जाए 1 जुलाई 2018 ही। लेकिन हो सकता है, ये सरकार के ऊपर निर्भर है, नियमावली के ऊपर चीज़ें निर्भर होती हैं, तो हो सकता है कि 1 जनवरी से भी आयु सीमा की गणना कर ली जाए। इसलिए जो भी अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हों 1 जुलाई 2023 के हिसाब से आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन का ज़रूर वेट कर लीजिएगा। सेकेंड चीज़ देखिए, इस बार परीक्षा हाइब्रिड मोड में होने वाली है, यानी ना तो पूर्णतः ऑफलाइन मोड में होगी ना ही पूर्णतः ऑनलाइन मोड में होगी। हाइब्रिड मोड में कैसे परीक्षा होगी, आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन पेपर शो होगा, समय भी उसमें आपको दिखता रहेगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको OMR शीट में बबल फिल करना होगा, गोला भरना होगा। यानी आप आंसर करेंगे ऑफलाइन मोड में और प्रश्न मिलेगा आपको ऑनलाइन मोड में। तो इस तरह से परीक्षा आयोजित की जाएगी इस बार हाइब्रिड मोड में। इसके बाद देखिए आगे, रिटन एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जब भी आवेदन लिए जाते हैं उसके बाद आपको पर्याप्त समय मिल जाता है रिटन एग्ज़ाम के लिए, लगभग 4-5 महीने का आपको समय मिल जाता है रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए।
यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि आपको रिटन एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हम फिजिकल पे फोकस ना करें, फिजिकल पर भी ध्यान देना है। कई बार पढ़ने वाले अच्छे बच्चे होते हैं लेकिन फिजिकल उनका सही नहीं होता है, तो उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। कई बार बच्चों का फिजिकल बहुत अच्छा होता है लेकिन वो रिटन में अच्छा नहीं कर पाते हैं, फिजिकल पर ही पूरा फोकस दे देते हैं। रिटन में आप अच्छा नहीं कर पाए तो फिर आपको फिजिकल के लिए मौका ही नहीं मिला, तो क्या मतलब हुआ फिर उस फिजिकल की तैयारी को लेकर के। तो दोनों ही चीज़ों पर आपको इक्वल ध्यान देना है। लेकिन आपको ध्यान रहे, सबसे पहली चीज़ आपको पहला पड़ाव आपके लिए क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अब पिछली बार देखेंगे जो 49,568 वाली भर्ती है उसमें लगभग 19 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, 19 लाख। और इस बार उम्मीद है कि लगभग 25 लाख के आसपास अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे। अब वैकेंसी यहाँ पर कितनी है, 52,699। अब मान लीजिए यहाँ पे जितने गुना भी, चूँकि इसको पहले से विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है कि कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे डीबी के लिए या फिर आगे फिजिकल के लिए, लेकिन पिछले बार का अगर आप ट्रेंड देखेंगे उसके हिसाब से जितने भी गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, सबसे पहले आपको उन अभ्यर्थियों में शामिल होना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जितने अभ्यर्थी डीबी के लिए बुलाए जाएंगे, रिटन एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद जितने अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, उनमें सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं। कुछ अभ्यर्थी डीबी में छट जाएंगे, कुछ अभ्यर्थी आगे फिजिकल में जाएंगे, कुछ अभ्यर्थी फिजिकल में भी छटेंगे। उसके आगे फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, हाइट टेस्ट वगैरह देखे जाते हैं, ये पहले देखा जाता है, फिजिकल दौड़ बाद में होती है। डीबी के बाद आपके हाइट चेस्ट, और फीमेल में हाइट और वजन देखा जाता है, और मेल का हाइट और चेस्ट देखा जाता है। इसके बाद फिर आपकी दौड़ होती है। दौड़ में 4800 मीटर मेल के लिए है 25 मिनट में, फीमेल के लिए 2400 मीटर 2.4 किलोमीटर या फिर 2400 मीटर, जैसे आप समझ लें 14 मिनट में दौड़ना होता है। अधिकतम समय सीमा है ये 25 मिनट पुरुषों के लिए 4800 मीटर दौड़ने के लिए, और महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में, ये अधिकतम समय सीमा है। इसके अंदर अंदर आपको दौड़ पूरी कर लेनी होती है। यानी सबसे पहले रिटन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीबी होगा, डीबी के बाद आपके हाइट टेस्ट यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी बोल लीजिए इसको आप, और इसके बाद फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिसमें दौड़ होती है। दौड़ के बाद एक अंतिम चयन सूची बनती है, उस अंतिम चयन सूची में आपका नाम होना चाहिए, आपका रोल नंबर होना चाहिए, और वह अंतिम चयन सूची 52,699 पदों के लिए बनेगी। तो उस 52,699 पदों के लिए उस अंतिम चयन सूची में शामिल होने के लिए आपको कोशिश ये करनी होगी कि रिटन एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आए, जब आप डीबी के लिए शॉर्ट लिस्ट हो, उसमें ज़्यादा लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है, तो उसमें आप टॉप में रहें ताकि आप अंतिम चयन सूची में स्थान बना सकें। केवल डीबी के लिए मौका मिला, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अंतिम रूप से डीबी होने के बाद पीएसटी पीईटी सब कुछ होने के बाद अंतिम रूप से जितने अभ्यर्थी बचेंगे, मान लीजिए लगभग 2 लाख अभ्यर्थी बचे, 1.5 लाख अभ्यर्थी बचे, उसमें से भी अभ्यर्थी छट जाएंगे, क्योंकि ऊपर से टॉप से 52,699 अभ्यर्थी ही मेरिट लिस्ट, अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। फिर उन अभ्यर्थियों का आगे मेडिकल होगा और चरित्र सत्यापन कराया जाएगा, या उसी को आप पुलिस वेरिफिकेशन कह लीजिए। यानी अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद, यानी मेडिकल या फिर चरित्र सत्यापन होने के बाद कोई मेरिट लिस्ट नहीं आती है। अंतिम मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है आपका मेडिकल होता है और चरित्र सत्यापन करवाया जाता है विभाग की तरफ से। अब हम आपको पिछले ईयर का नोटिफिकेशन पूरा दिखाएंगे, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। कुछ चीज़ें आप और जान लीजिए ध्यानपूर्वक। इस भर्ती में या फिर पिछली भर्तियों में जितना आरक्षण मिला है उसी के हिसाब से इस भर्ती का भी हम मान करके चलेंगे। एक होता है क्षैतिज आरक्षण, एक होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ऊर्ध्वाधर आरक्षण में ओवरलैपिंग होती है डायरेक्ट, आप सभी जानते हैं, और इसमें 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हो गया, 27% ओबीसी का हो गया, 21% एससी का हो गया और 2% एसटी। 10% ईडब्ल्यूएस, 27% ओबीसी, 21% एससी और 2% एसटी को आरक्षण मिलता है। क्षैतिज आरक्षण में फ्रीडम फाइटर के लिए 2%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5%, होम गार्ड के लिए भी 5% सीटें आरक्षित होती हैं, और महिलाओं के लिए 20% सीटें आरक्षित होती हैं। इसी तरह से आयु सीमा को देख लीजिए एक बार आप। आयु सीमा को जनरल के लिए जो लड़के हैं, मेल हैं, उनके लिए 18 से 22 आयु सीमा, और अगर फीमेल है तो 18 से 25 जनरल में फीमेल है। और अगर आरक्षित वर्ग में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी आयु सीमा में, मतलब 18 से लेकर के 27 तक। इसी तरह से होम गार्ड है, एक्स सर्विसमैन है, आपको भी आयु सीमा में छूट मिलती है अधिकतम 3 साल की। ध्यान दीजिएगा, होम गार्ड और एक्स सर्विसमैन को भी आयु सीमा में छूट मिलती है। ये क्लियर हो गया आपको आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम।
इसके बाद देखिए दौड़ हमने आपको बता दिया। थोड़ा सा आप देख लीजिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है हाइट टेस्ट, इसमें जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी होंगे आपके लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, मैं सारी चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते चलिए। बाकी मैं आपको पूरी डिटेल में आपको एक लिख करके पेज पर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आपको नोटिफिकेशन जो पिछले ईयर का उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट। चेस्ट देख लीजिए, ये मेल के लिए है, लड़कों के लिए है। चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस देखिए इस बार शामिल हो रहा है, तो ईडब्ल्यूएस को भी हम जनरल ओबीसी के ही जो क्राइटेरिया होगी वही क्राइटेरिया मान करके चलते हैं। इसके बाद SC ST के लिए जो चेस्ट है 77 से 82 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए है, पुरुषों के लिए है, लड़कों के लिए है, ठीक है। फीमेल के लिए भी अलग से बताएंगे, फीमेल के लिए हाइट और वजन देखा जाता है, ठीक है। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, और जो कि बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसको लेकर के आप परेशान मत होइए कि अभी से आप प्रैक्टिस करना आरंभ कर दें। अभी केवल और केवल आपको अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करनी है, और उसके साथ में थोड़ा थोड़ा आपको फिजिकल की तैयारी करते रहना है, लेकिन रिटन पर आपको फोकस बराबर करना है। रिटन में आपको अच्छे स्कोर लाना है, अच्छे नंबर लाना है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 150 प्रश्न आते हैं, हर प्रश्न 2-2 नंबर का, 300 नंबर के टोटल ये आपके क्वेश्चन पेपर आपका होगा। अभी सिलेबस दिखाएंगे आपको, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आने के बाद फिर उसके बाद आप सभी के लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 1 महीने का समय मिलता है फॉर्म आवेदन के लिए। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी को लेकर के बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी यानी अर्हता में 12वीं पास होना चाहिए या फिर समकक्ष, ठीक है, 12वीं पास या फिर समकक्ष। फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट तक आपके पास मार्कशीट